हेलो एवरीवन। आज है वैसे तो आज नवंबर है, लेकिन हम 12 नवंबर का जो न्यूज़पेपर है वो डिस्कस करेंगे। 13 का तो अभी तक आया ही नहीं। अभी 1:11 हुई है, तो अभी आया ही नहीं। तो 12 का ही करेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। और हमारे न्यूज़पेपर को थोड़ी सी नज़र लग चुकी है, क्योंकि हम डेली डिस्कस नहीं कर पा रहे, कुछ ना कुछ बीच में अड़चन आ जाती है। तो वो नज़र उतर जाए, भगवान करे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। 11 नवंबर का भी हमने डिस्कस नहीं किया था, 11 नवंबर वो भी हम करेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है बाद में, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जो मिलिटेंट हैं वो मार दिए गए हैं। आर्म्ड मिलिटेंट, मिलिटेंट कौन है, मतलब कि सीआरपीएफ ने मारे हैं मणिपुर क्लैश, ठीक है। तो वो मतलब अटैक करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो उनकी डेथ हो चुकी है। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू है। यूपीएससी के जो लिंकेज है उससे करेंगे हम, सिलेबस से लिंकेज। तो मणिपुर कहाँ है, मणिपुर बताइए आप लोग, मणिपुर कहाँ है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि मणिपुर है कहाँ, ठीक है। मैप में दिखाते हैं आप लोगों को, वेयर इज मणिपुर। मणिपुर, मणिपुर बड़ा प्यारा स्टेट है, बहुत प्यारा स्टेट है इंडिया का। लेकिन वहां पे क्लैशेज चल रही है कुकी और मैतीज के बीच में। क्या चल रहा है, क्लैशेज। क्लैशेज होता है आपस में झगड़ा। ये रहा मणिपुर, किस किस को टच करता है, नागालैंड को, आसाम को और मिजोरम को। और इधर से किसको करता है, म्यांमार को। अच्छा सर, सर एंड मैम, ये कौन सी रिवर है जो यहाँ से आ रही है, ये तो गंगा है जी, या ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र है जी, ये तो आंध्र प्रदेश से आ रही है। ठीक है जी। मणिपुर के पास सर मेघालय भी है। कौन सा सर, मेघालय। मेघालय, मेघालय बादलों का घर। ये मेघालय सिर्फ एक ही स्टेट को टच करता है, आसाम को, ठीक है। चलो मेघालय भी देख लेते हैं हम। ये आ गया जी, मेघालय की कैपिटल क्या है, शिलोंग। ये देखो, ठीक है जी। हम्म, तो और एक ही कंट्री को टच करता है, ये बांग्लादेश। त्रिपुरा जो है, ये त्रिपुरा है। तीनों साइड से ये किधर से गिरा हुआ है, बांग्लादेश। त्रिपुरा, TRIPURA। ये देखो सर एंड मैम, जो ये रेड रेड लाइन है ना, ये त्रिपुरा की है, त्रिपुरा, ठीक है। तो त्रिपुरा देख लेना किस किस को टच कर रहा है। तो अब चलते हैं न्यूज पे। तो यहाँ पे क्लैश चल ही रहा है। दो कम्युनिटी हैं, कुकी और मैतीज। ये भी याद रखना, पूछ सकते हैं वनडे एग्जाम में, कुकी एंड मैतीज, ठीक है। आपस में क्लैश है। यूएन रेजिज अलार्म एज क्लाइमेट टॉक्स बिगिन इन अजरबैजान। अजरबैजान में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड COP29 हो चुकी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब यूएन ने अलार्म बजा दिया है। क्या अलार्म, कि थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि यूएस में जो प्रेसिडेंट बने हैं उन्होंने लास्ट टाइम क्लाइमेट डील से यूएस को निकाल लिया था कि क्लाइमेट व्लाइमेट कुछ नहीं होता, सब अपना काम करो, अपने आप सेटल कर लेगा क्लाइमेट। ये बोला था उन्होंने, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप जी ने, ठीक है। तो हम जब क्लाइमेट फाइनेंसिंग पे बात करेंगे तो फिर बड़ी दिक्कत होगी, यूएस से तो पैसे देगा ही नहीं, ठीक है। तो यूएन ने बोला है कि जो पेरिस क्लाइमेट के गोल हैं वो बहुत ज्यादा पेरिल्स में है, एंड 2024 इज ऑन ट्रैक टू ब्रेक न्यू टेम्परेचर रिकॉर्ड। अब की बार न्यू टेम्परेचर रिकॉर्ड टूटेगा, ठीक है। और जो ये डिकेड होगा 15 से 24 तक का, वो वार्मेस्ट रिकॉर्ड होगा हिस्ट्री का। किसने बोला ये, WMO ने, ठीक है। ठीक है, मतलब WMO करता है ये डाटा वगैरह, तो ये बात है। तो बोला कि थोड़ा ध्यान रखना, प्रेसिडेंट ट्रम्प जी आ गए हैं। ये कोप क्या है, कैसे होती है, ये सारा एक एडिटोरियल आया है, वहां समझाएंगे। चलो पहले वहीं चल पड़ते हैं।
ओके, लेट्स गो टू द लास्ट पेज। देखो, एक गाइड टू कोप क्लाइमेट समिट। देखो, जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट मतलब जो वातावरण में जो टेम्परेचर कॉन्टिन्यूअसली बढ़ रहा है। टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या होता है? ऐसी गैसें, ऐसी गैसें जो जो अपनी अर्थ है ना, ये अर्थ, अर्थ पे ये सन है, सन रेज आती हैं। तो यहाँ अर्थ के चारों ओर ना गैसेज हैं, CO2, मीथेन, जितने भी हैं। वो जो सन रेज हैं, वो आ तो जाती हैं, एंटर तो कर जाती हैं, लेकिन उनको रिफ्लेक्ट भी करना होता है, वापस भी भेजना होता है। लेकिन जब ये वापस जाती हैं, तो जो ये गैसेज हैं, ये इनको ट्रैप कर लेती हैं, फंसा लेती हैं अपने अंदर रेज को, जिसकी वजह से वो फिर से आती हैं। जिस वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है, जो नॉर्मल रहना चाहिए था, वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। जिस वजह से अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बताओ क्या हुआ? मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है या एकदम से कम हो रहा है, तो ऐसे ऐसे इवेंट होंगे कि मतलब अ, एकदम से बारिश आ जाएगी, एकदम से कुछ भी हो जाएगा, नॉन प्रिडिक्टेबल। तो जो आइलैंड्स की कंट्रीज हैं, जो ओशन के आसपास कंट्रीज हैं, उनको तो और ज्यादा थ्रेट होगा इससे। इन सब चीजों को एड्रेस करने के लिए हमने एक सिस्टम स्टार्ट किया था। ठीक है, UN, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट। COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, हम इन सब चीजों के बारे में इन मीटिंग्स में बात करते हैं। और रियो समिट हुई थी 1992 में, जिसमें तीन चीजें आई थी। UN, UNFCC, UNCCD, UNCBD। तो सर एंड मैम, ये है UNFCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। अच्छा, क्लाइमेट, हाँ। तो ये क्या करता है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन भी तो बढ़ रहा है कितना सारा। हाँ जी सर। उसके बाद CBD। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी भी तो कम हो रही है। तो तीनों को काउंटर करने के लिए तीन प्रिंसिपल आए थे जो बाइंडिंग नेचर के थे। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रही होंगी बातें, धीरे धीरे हिस्ट्री बता दी। अब देखो सर एंड मैम, इस आर्टिकल में UNFCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, 1992 में ट्रीटी हुई थी। 200 कंट्रीज ने मिलके कि हम ग्लोबल वार्मिंग को रोकेंगे। अब ये कोप, कोप क्या होता है? कोप करते रहते हैं, कोप है ये। कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अलग अलग कंट्री को पार्टी बोला जाता है, तो बहुत सारी पार्टी मिलती हैं तो उनकी कॉन्फ्रेंस होती है, उसी को बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो इन्होंने UNFCC साइन की थी। अब COP1 हुई फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड, थर्ड, ऐसे कर करके अभी जैसे 1992 में स्टार्ट हुई थी। तो अब देख लो, 8 और 24 टोटल मिला के अब ये 29th मीटिंग है, तो इसको COP29 बोला गया है। ठीक है, 1994 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अब इसमें एक टर्मिनोलॉजी आएगी NCQG। NCQG की फुल फॉर्म देख लो सर में। ठीक है, न्यू एक्रोनेम है ये। इसका फॉर्म है न्यू, N से न्यू, C से कोलेक्टिव, Q से क्वांटिफाइड, G से गोल। न्यू कोलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब है कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं या डेवलपिंग कंट्री है, वो क्लाइमेट के ऊपर कितना पैसा खर्चेंगे, और डेवलप्ड कंट्री कितना पैसा डेवलपिंग को देंगी, कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, NDC, NDC है सर एंड मैम, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्री प्लेज भी बोला जाता है। जैसे ना 2015 में जो भी कॉप हुई थी उस टाइम पे, उसको पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, वहां पे ये NDC डिक्लेयर हुए थे हर कंट्री के, कि हम 2030 तक हमारे पोल्यूशन को इतना कर देंगे, हम टेम्परेचर को इतना ले आएंगे, हम कार्बन को इतना सिंक कर देंगे। जैसे इंडिया ने
2.5 बिलियन कार्बन सिंक का बनाया था, अब 3 कर दिया शायद इसको। ग्लोबल वार्मिंग मैंने बता दिया क्या होती है, क्लाइमेट चेंज मैंने बता दिया क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेज जो गैस ट्रैप करती हैं वो पता चल गया होगा, CO2, CH4, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। नेट जीरो, ठीक है, नेट जीरो का मतलब जितना हम इमिट कर रहे हैं कार्बन उतना ही एब्जॉर्ब कर रहे हैं। हमें कब तक नेट जीरो बनना है, 2070 तक, यूरोपियन यूनियन वालों को 2050 तक, चाइना को 2060 तक, इनके अलग अलग गोल हैं। लॉस एंड डैमेज, गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर प्लेज किया था, क्या प्लेज ली थी, 800 मिलियन टुवर्ड्स न्यू लॉस एंड डैमेज फंड टू हेल्प पुअरर नेशन, जो गरीब कंट्री हैं जिसका क्लाइमेट की वजह से लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है, उनको ये इतने पैसे देंगे अमीर कंट्री, ठीक है। डायरेक्टर एंड होस्ट नेशन होगा। हाउ द फंड, कैसे बांटा जाएगा, अब एक ही कंट्री को दे दोगे सारा, नहीं, उसका भी एक मैकेनिज्म होगा। कार्बन ऑफसेट, ये आते हैं जी प्रीलिम्स में टर्मिनोलॉजी, मैं सीधा बता देता हूँ, प्रीलिम्स में आएंगे 1 नंबर में, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, डेफिनेशन दे देंगे, व्हाट डू यू मीन बाय कार्बन ऑफसेट। तो देखिए, और कीवर्ड की तरह आप यूज कर सकते हो इसको मेंस में। कार्बन क्रेडिट तो आपको पता ही होगा, these instruments allow country or company to compensate for some of their carbon emission by investing in project to bring emission down। मान लो यूएसए ने क्या किया, जो उसकी कैपेसिटी थी सिर्फ 20 मैट्रिक टन कार्बन को इमिट करने की, उसने 23 कर दिया यूएसए में कंपनी ने। तो जो ये 3 एक्स्ट्रा किया इसने, 3 एक्स्ट्रा, ये क्या करेगी, जो इससे नुकसान हुआ है उतना ही इन्वेस्टमेंट, मान लो बांग्लादेश में किसी कंपनी है जो काफी ग्रीन फील्ड है, मतलब, तो उसमें इन्वेस्ट कर देगी, तो ये यहाँ से इसका कंपनसेट हो जाएगा। आर्टिकल 6 ये टर्म रेफर करती है प्रोविजन पेरिस एग्रीमेंट के, कार्बन ऑफसेट और यूज की जाती है शॉर्ट हैंड फॉर यूएनएफसीसी एफर्ट टू रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेडिंग इन कार्बन क्रेडिट, गवर्नमेंट होपिंग टू रिजोल्व, ठीक है। मतलब ये आर्टिकल है जो मतलब पेरिस एग्रीमेंट का है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो इस तरह से ये था जी UNFCC। चलो पीछे तो आएगी, पीछे से ही देख लेते हैं क्या क्या आर्टिकल। देखो, एक ना, अरे यार, रोड ब्लॉक, अब ना, जैसे मैंने बताया था 1992 की समिट हुई थी, उसमें अब UNFCC वाली तो होने जा रही है अजरबैजान, बाकू में। अब जो UNCCD वाली है, UNCCD वाली वो हो चुकी है, वो कहाँ हुई है, काली, कोलंबिया। कोलंबिया ले चलें आपको, चलो कोलंबिया ले चलते हैं, आइए चलते हैं कोलंबिया, ये है तो है जी इंडिया, इंडिया से चलो कोलंबिया की डंकी मारते हैं, डंकी के थ्रू जाना है, हाँ चलो। ये इंडिया है, इंडिया से ये पाकिस्तान है, हम UAE चले गए, ठीक है जी। UAE से हम सऊदी अरबिया आ गए, ठीक है जी। फिर हम अ, अफ्रीका पार करेंगे, ये तो जी यहाँ से तो ज़्यादा दूर हो जाएगा, कोई और शॉर्टकट है, और तो फिर हमें ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा, और फिर हमें सीधा साउथ अमेरिका, अरे ये शॉर्टकट है, आजकल तो शॉर्टकट ही पसंद करते हैं। कैपिटल क्या है इसकी, काल बोगोटा, कोलंबिया की कैपिटल क्या है, बोगोटा, लेकिन ये पूछ सकते हैं काली कहाँ है, काली, कलकत्ते वाली, तो कोलंबिया, ठीक है, सी से काली, सी से कोलंबिया। कोलंबिया में क्या हुआ है, UNCBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बताओ 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 बताओ, बायोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, UNCBD कन्वेंशन हुआ है, तो कोलंबिया पता चल गया, हाँ जी सर। तो आइए फिर देख लेते हैं, तो इसमें क्या क्या हुआ है 16th मीटिंग में, ठीक है। अलग अलग कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे, अभी हुई थी ये, तो उन्होंने नेगोशिएट करने की कोशिश की और वो मेजर लेने की कोशिश की कि उनको हाफ करना है और रिवर्स करना है, किसको, बायोडाइवर्सिटी लॉस को 2030 तक। बायोडाइवर्सिटी क्या है, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, जीव जंतु, ठीक है, विच थ्रेटन्स ह्यूमन वेलबींग, जिस लॉस की वजह से ह्यूमन जो वेलबींग है वो कम हो रही है, स्टेबिलिटी ह्यूमन सोसाइटी को इशू आ रहा है, ठीक है। और एक स्टिकिंग पॉइंट था, इसके लिए पे कौन करेगा भैया, पैसे का चक्कर है ना, वो कहते हैं ना पैसे का चक्कर है बाबू भैया। तो
कोप 16 की जो हाईलाइट है, इंगेजमेंट एक इंपॉर्टेंट चीज है जो क्या होगी, काफी इन्वॉल्व होगा इंडिजीनियस पीपल का, यानी कि मान लो यहाँ कोई ऐसी मतलब बायोडाइवर्सिटी या पेड़ पौधे हैं, अगर यहाँ से कोई कंपनी इसको एक्सट्रैक्ट करती है, यानी यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनकी भी इन्वॉल्वमेंट होगी। ठीक है, अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी, अगर नहीं हुई तो क्या होगा, उनके इन्वॉल्वमेंट के बिना हम इनको सेव कर ही नहीं सकते। ठीक है, और इसने ये भी रिवील किया, जो कंट्रीज ने जो फेक प्रॉमिस किया था ना, झूठे वादे, ठीक है, कस्में टूट जाती है, वादे भी टूट जाते हैं, कोशिशें पूरी हो जाती हैं। तो 30-30 की जो स्ट्रेटजी थी, वो जो टारगेट था, जिसने बोला था कि वर्ल्ड को 30% लैंड को बचाना है, 30% ओशियन को बचाना है, कब तक, 2030 तक। ये बात भी अगर इन्वायरमेंट के आंसर में आपने लिंक कर दी ना, आपका 0.5 मार्क्स कोई नहीं छीन सकता दुनिया में। अब देखो, बोले कि सर एंड मैम ये सारे थे फेक प्रोमिस, हम कुछ नहीं करने वाले, सब कंट्री ये कह रही है पैसे का चक्कर है। ठीक है, अब इसमें हुए क्या क्या अच्छी चीज, क्या क्या हुई इस मीटिंग में, कोप 16 में। कौन सी हुई थी, कोप 16 कहाँ हुई थी, कोलंबिया हुई थी। कोलंबिया की कैपिटल क्या है, बोगोटा है। कौन से शहर में हुई है, बोगोटा में नहीं हुई, ये काली में हुई, काली कलकत्ते वाली। ठीक है, इनक्लूसिव डिसीजन मेकिंग, सबसे पहले ये डिसीजन लिया गया कि जब भी हम डिसीजन लेंगे, हम इंडिजीनियस कम्युनिटी को भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि उनके पास क्या है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसका हमें यूज करना चाहिए और उसी नॉलेज को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, और जो अफ्रीकन डिसेंट के जो लोग हैं, कंजर्विंग नेचर, ठीक है, उनका हमें काफी ज्यादा मतलब कि फायदा लेना चाहिए। और उस फायदे से जो भी कंपनी फिर उस औषधि से, उस जड़ी बूटी से दवाई बनाएगी, उससे जो उसको प्रॉफिट होगा, वो अपने रिवेन्यू का 0.1% और प्रॉफिट का 1% डेवलप जो होगा, वो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा उस कंपनी को, किसमें, एक फंड में। फंड मतलब गुल्लक नहीं होता था बचपन में कि सबको इसमें डालने हैं एक एक रुपया, तो ऐसे कंपनी का जो प्रॉफिट होगा उसको गुल्लक में डालने हैं पैसे। तो ये बात है। अब इस फंड का यूज कैसे किया जाएगा, फंड का यूज, फंड का नाम क्या था, काली फंड, काली माता के नाम से। अरे सॉरी, ये कैली क्या है, ये क्या है, एक सिटी है, ध्यान रखना, जस्ट जोकिंग की काली माता, एंड आई रिस्पेक्ट। तो it obligate major corporation, particularly in the pharmaceutical and biotechnology sector, to share financial benefit they derive from using genetic resource। वही बात है, इसने इंग्लिश में लिख दी, मैंने इजी लैंग्वेज में बता दी। अब जो ये फंड है वो क्या होता है, 1 बिलियन से भी ज्यादा इकट्ठा हो जाए एक साल में, कितने अच्छे सपने देख रहे हैं। एंड तो ये हम फंड है, इस फंड से जो लोकल कम्युनिटी होगी उसका डेवलपमेंट करेंगे और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे। ठीक है, अच्छा ये भी बता दिया, मान लो ये जो फंड है इसका हाफ, इसका आधा किसको दे देंगे, इंडिजीनियस कम्युनिटी को, सो दैट वो भी अच्छे से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सके। वो कैसे करेंगे, वही तो रहते हैं हर टाइम उनके पास, पेड़ पौधों के पास। तो कंट्रीब्यूशन टू द फंड आर वॉलंटरी, बस यहीं पे सवाल खड़ा हो गया। सारा जो भी चक्कर होगा, जब तक बाइंडिंग नहीं करेंगे, जब तक डंडा लेके पीछे नहीं पड़ेंगे, वो वॉलंटरी कर दिया। बट बट क्या लगाया इसने, बट इट इज ए क्रिटिकल स्टेप टुवर्ड्स मोर इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग इन द रियलम ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये तो है ही, बेनिफिट शेयर हम करेंगे तो चैलेंजेस जो आजकल आ रहे हैं ग्लोबल फाइनेंशियल फॉर बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव, अगर हम अभी पैसे आ ही नहीं रहे, ऊपर से हमने इस फंड को भी वॉलंटरी कर दिया, क्या अब तक कोई ऐसा हो मतलब ग्रीडी टाइप कंपनी वो ना दे, ये तो गलत बात है। तो ये बाइंडिंग होना चाहिए था। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी डिफेंस। कोप जो 26 है उसने प्रपोज किया गाइडलाइन मैनेज करने के लिए इन्वेसिव अलाइन स्पीसीज। ये क्या होती है, बाहर की स्पीसीज एक आते ही पूरी डाइवर्सिटी को खत्म कर देती है। तो हम्म, पूरी बायोडाइवर्सिटी को खत्म कर देती है।
तो इसको भी हमें डाटाबेस तैयार करना है और क्रॉस बॉर्डर ऐसी स्पीसीज के ट्रेड को रोकना है। ई प्लेटफॉर्म पे हमें कोऑर्डिनेशन करना है। ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत है, कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत है। ठीक है, मोमेंटम फॉर ब्लू, ये सारे कीवर्ड हैं, ध्यान रखना। नेगोशिएटर ऑल्सो एग्री टू न्यू एंड अपग्रेडेड प्रोसेस टू आइडेंटिफाई इकोलॉजी और बायोलॉजी। मोमेंटम फॉर ब्लू, मोमेंटम फॉर सिग्निफिकेंट मैराइन एरिया, एक ऐसा एरिया जो कि बायोडाइवर्सिटी जहां होगी, ठीक है, और जहां उसका लॉस कंटिन्यूअसली हो रहा है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। क्या बोला जाएगा उसको? उसको बोला जाएगा EBSA। क्या बोला जाएगा उसको? ई EBSA इकोन। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, उसने काफी पॉलिटिकल लीगल हर्डल फेस किया, ये पहले से ही था 2008 से ही, लेकिन COP16 ने इसको रिवाइव कर दिया। ठीक है, एग्जिस्टिंग EBSA को और कुछ नहीं भी। वन हेल्थ, जहां भी ये बात आ जाए वन हेल्थ अप्रोच का डायग्राम बना देना। वन हेल्थ अप्रोच में क्या होगा, एनिमल की हेल्थ आ जाती है, इकोसिस्टम आ जाता है और ह्यूमन हेल्थ आ जाती है, उसको लेके चलेंगे साथ में। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, सबका इलाज करेंगे। ठीक है, इनोवेटिंग विद कॉशन, रीडिजाइनिंग ऑर्गेनिज्म ऑपरेटिंग न्यू बायोलॉजिकल सिस्टम वाज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन। रीडिजाइन करना है। ठीक है, अरे यार, ऑर्गेनिज्म और नए नए जो ऑर्गेनिज्म है बायोलॉजिकल, सिंथेटिक। ठीक है, एप्लीकेशन, बायो इंजीनियरिंग का यूज करना इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए। ठीक है, न्यू एड्रेसिंग जो इन्वायरमेंटल चैलेंज है उनको एड्रेस करना है। Countries representative also discussed regulatory framework to manage these risks and ensure a balance between innovation and conservation. अब इसके नेगेटिव पॉइंट क्या क्या है, तो अच्छी अच्छी बातें कर ली हमने, कुछ बुरी बातें भी कर लेते हैं। अनरिजोल्व इश्यू था सबसे पहले पैसे का चक्कर बाबू भैया, फाइनेंशियल कमिटमेंट। ठीक है, लैक ऑफ मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, कौन देखेगा, कौन देखेगा। ठीक है, अपहील बैटल फॉर फाइनेंस। ठीक है, बोन ऑफ कंटेंशन क्या थी, मोबाइलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल, कैसे होगा। हमने एक जो कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क था, पिछली बार मॉन्ट्रियल में हुई थी ये, उसमें टारगेट था कि 700 बिलियन एक साल के लिए चाहिए अगर हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन करना चाहते हैं 2030 तक। ठीक है, 30 बिलियन कहां से आएंगे, डेवलप्ड टू डेवलपिंग कंट्री, इंक्लूडिंग 30 बिलियन फ्रॉम डेवलप्ड टू डेवलपिंग कंट्री। बट पैसे प्लेड एट द कॉन्फ्रेंस टोटली ओनली 163 बिलियन, देख लो कितना डिफरेंस, मिलियन सॉरी। डिसएग्रीमेंट ओवर द गवर्नेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड, तो इसकी वजह से फाइनेंशियल मैकेनिज्म कोई रिजोल्यूशन नहीं ले पाए। डेवलपिंग नेशन ने कहा कि डेडिकेटेड ग्लोबल नेचर का फंड तो बना दो कंजर्वेशन के लिए, वेल्दी नेशन ने क्या कर दिया, इस प्रपोजल को ही ब्लॉक कर दिया। डेवलपिंग बोले पैसे दे दो पैसे दे दो, वेल्दी बोले नहीं देंगे नहीं देंगे। उन्होंने बोला कि फंड का जो स्ट्रक्चर होगा और जो आइडिया होगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से देखेंगे, टाल दिया मतलब। मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटिंग द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क वाज अनदर की इशू एट COP26, बट प्रोग्रेस वाज लिमिटेड। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ठीक है, अपडेटेड नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान था, वो डालना था, वो भी कुछ कंट्रीज ने ही डाला। ठीक है, कि ग्लोबल स्टॉक स्टॉक टेक, ये भी कीवर्ड है, ग्लोबल स्टॉक टेक, कि उन्होंने कितना किया है जो प्रॉमिस किया था उसके बेस पे। ठीक है, इंडिया, अच्छा अपना इंडिया, इंडिया ने भी अपडेटेड NBSAP तो डाल दिया था, रोड मैप भी बताया था कि वो कैसे क्या करेगा। अपडेटेड प्लान एम क्या था, हाल हार्ट करना, रिवर्स करना बायोडाइवर्सिटी लॉ को 2030 तक अचीव करना, हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस। ठीक है, नेचर बाय 2050 थ्रो ए होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, ये कीवर्ड लिख दो आंसर में, होल ऑफ गवर्नमेंट होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच। इंडिया इज चैलेंज विद बैलेंसिंग कंजर्वेशन, इंडिया तो कर ही रहा है, कैसे कंजर्वेशन करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ। क्या, तो जो अपडेटेड NBSAP है, उन्होंने हमने उनको 23 नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट में क्या कर लिया है, उनको
डिवाइड कर लिया है। क्या कर लिया है? डिवाइड। ठीक है, तो हम एक ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच मतलब फॉलो कर रहे हैं बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए। इन पर्टिकुलर इट फोकस ऑन इंटर एजेंसी कोऑपरेशन। किसमें? इंटर एजेंसी कोऑपरेशन, फाइनेंशियल सॉल्यूशन, कम्युनिटी मेंबर, रिस्टोर डिग्रेड सिस्टम, ये सब करेंगे। आगे क्या है? इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग हमने अच्छा किया है। ठीक है, बट पैसा ही नहीं होगा तो क्या होगा? बिना पैसे का काम चलता है? नहीं चलेगा। अब कोई पैसे कंट्री देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, आउटकम अगर हम देखें, इट इज क्लियर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी क्रिटिकल है इन्वायरमेंट के हेल्थ के लिए, सोशियो इकोनॉमिक रेजिलियंस के लिए, क्लाइमेट स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, इंडिया में जहां जो बायोडाइवर्सिटी है कल्चरली डीपली टाइड है कल्चरल हेरिटेज के साथ, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी टेक आर पर्टिकुलर हाई। तो गवर्नमेंट को एम्बिशियस टारगेट और स्टेप एक्शनेबल मेजरेबल टाइम बाउंड गोल और ट्रांसपेरेंसी इन रिपोर्टिंग एंड शेयर्ड नॉलेज में जो ट्रांसपेरेंसी है और गैप है उनको एड्रेस करना चाहिए। कोप जो 2017 होगी अब की बार अर्मीनिया में होगी। अच्छा सर, अजरबैजान तो आप लेके नहीं गए, अर्मीनिया कैसे लेके जाओगे? चलो चलते हैं अर्मीनिया। काफी लेट हो गया अर्मीनिया, लेकिन फिर भी चल ही पड़ते हैं। चलो सर, ये है मेरा प्यारा भारत। अपने जैसी कंट्री कोई है ही नहीं। मैं गया पाकिस्तान, चलो देख लेते हैं कैसे। फिर गया मैं ईरान, मुझे अफगानिस्तान जाने की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी वहां पता ही नहीं तालिबान की गवर्नमेंट है। तालिबान पीपल आर रियली गुड। देखो, अजरबैजान और अर्मीनिया ये दो लोग हैं। यहाँ तो कोप 29 हो रही है। अजरबैजान कैस्पियन सी को टच करता है? जी सर, टच करता है। अर्मीनिया? जी सर, बिल्कुल नहीं करता। ओके, तो अजरबैजान की कैपिटल बाकू है जो कैस्पियन सी को टच करता है। अर्मीनिया? अर्मीनिया नहीं करता सर। अच्छा सर, अर्मीनिया तो इंडिया को बहुत प्यारा लगता है। ये ना कोरोलो नारबाग रीजन है, ये देख लेना। ठीक है, तो अब अर्मीनिया जो है, अर्मीनिया में क्या होगी? कोप 17 किसकी? यूएनसीबीडी की। और अजरबैजान में क्या है? कोप 29 किसकी? यूएनसीबीडी की? नहीं नहीं नहीं, यूएनएफसीसी की, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ध्यान रखें इस बात में। ये जॉर्जिया है। ठीक है, उसके बाद है जी ये अपना प्यारा रसिया। रसिया भी आ गया, आएगा ही। ठीक है, तो ये ब्लैक सी है। तारिक, तारिक के नाम से क्या याद कर लो? ब्लैक सी की टचिंग कंट्री। कैस्पियन सी की कैसे करोगे? था इसका भी एक शॉर्टकट। तारिक किसका है? नहीं, इसका तो टी बर्गर है। ब्लैक सी का, इसका तारिक है। आइए चलते हैं फिर से। तो अर्मीनिया में होगी तो एक कोलैबोरेटिव एक्शन और क्रॉस बॉर्डर एफर्ट की जरूरत है। ये ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस को हमें अगर कंट्रोल करना है तो क्या क्या ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस? सर आंसर राइटिंग में लिख देंगे हम। पोल्यूशन है एक तो, एक हम सर क्लाइमेट चेंज बना देंगे, एक हम सर बायोडाइवर्सिटी लॉस बना देंगे, और यहाँ बीच में लिख देंगे ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस। डायग्राम बन गया, मिल गए 0.5 नंबर ज्यादा। तो गाइज ये काफी अच्छा टॉपिक था इन्वायरमेंट का, प्री और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने क्या बोला है? बैट फॉर ट्रेड इन नेशनल करेंसी अहेड ऑफ रशिया मीट। ठीक है, इंडिया रशिया 25th सेशन जो हुआ उससे पहले ही एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने क्या बोला है? शायद बाइलेटरल ट्रेड नेशनल करेंसी में अगर हो तो क्यों ही हम डॉलर का यूज करें? जिस करेंसी का यूज सबसे ज्यादा होता है ना, उस करेंसी की वैल्यू सबसे ज्यादा बढ़ती है, उस करेंसी की डिमांड सबसे ज्यादा होती है, जैसे अब डॉलर की है। सॉरी। ठीक है, इंडिया रशिया बिजनेस फोरम की बात हो रही है और 66 बिलियन का भी ट्रेड हो रहा है। 100 बिलियन का हो जाएगा 2030। सीनियर मिनिस्टर ने क्या बोला है? ठीक है, म्यूचुअल ट्रेड करेंगे दोनों और मल्टीपोलैरिटी की तरफ इंडिया जा रहा है। मल्टीपोलर, मल्टी अलाइनमेंट, स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट आर राइट नाउ एन इफेक्टिव मैकेनिज्म है। However, even in short run, better trade balance with national currency settlement is the answer। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला है। ट्रायल रिफॉर्म प्रमोटिंग मीडिएशन
अमंग न्यू चीफ जस्टिस प्रायोरिटी कि ट्रायल में रिफॉर्म करना है, प्रायोरिटी किसको करना है, मीडिएशन, ठीक है, एडजुकेशन, एडीआर भी होता है एक रिफॉर्म। एनआईए 2008 कब बनी थी, अटैक किस पे हुआ था, ताज होटल। मूवी देखना कभी ताज वाली, बड़ी अच्छी है, 26/11। तो आगे चलते हैं गाइज। जो एएमयू है, क्या वो एक माइनॉरिटी स्टेटस है? देखो, इसमें पूरी हिस्ट्री दी हुई है इस आर्टिकल में, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1875 में किसने बनाई थी ये? किसने बनाई थी ये? सर सैयद अहमद खान ने। किसने? सर सैयद अहमद खान ने ये मोहम्मद एंग्लो कॉलेज के नाम से ये एस्टेब्लिश करवाया था। अंग्रेजों के साथ अच्छी उठ बैठ थी उनकी, का पानी पी लेते थे साथ में, तो बोले कि यार हमारा भी कॉलेज बना दो, तो ठीक है बना दिया उन्होंने। ठीक है, तो 1875 में। तो उसके बाद ना इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं स्टार्टिंग में। मुस्लिम रिफॉर्मर थे सर सैयद अहमद खान, उन्होंने ही बनाया थे मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में, सो दैट मुस्लिम लोगों को भी इंग्लिश एजुकेशन दी जा सके। ठीक है, फिर 1920 में क्या हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक एक्ट पास हुआ। तो उसमें क्या हुआ, जो भी कॉलेजेस वगैरह थे उनको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल के एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अंडर सेक्शन 23, उस एक्ट का जो सेक्शन 23 था उसमें बस मुस्लिम परमिटेड थे। यूनिवर्सिटी की गवर्निंग जो बॉडी होती है उसको कोर्ट बोला जाता था उसके मेंबर बनने के। ठीक है, और जो इंस्टीट्यूशन था वो मेनली मुस्लिम के लिए था। आ सकते थे दूसरे रिलीजन के भी लोग, लेकिन मोस्टली मुस्लिम ही आते थे। बट कोर्ट ने क्या किया, ठीक है, 1951 में, सॉरी, मुस्लिम ओनली रिप्रेजेंटेशन थी जो रेगुलेटिंग बॉडी जिसको कोर्ट बोलते थे, वो अबोलिश हो गई। और एक अमेंडमेंट 1965 में किया गया, कोर्ट की जो पावर है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दी गई। ठीक है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट कर सकता था उन बॉडीज में अपने मेंबर्स। ठीक है सर, फिर गए हम सर 1967 में, सुप्रीम कोर्ट, अजीज भाषा, अजीज भाषा केस था। उन्होंने क्या अपहेल्ड किया, अमेंडमेंट टू द एक्ट रीजनिंग दैट एमयू वाज नाइदर एस्टेब्लिश्ड नॉर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मुस्लिम माइनॉरिटी, कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। ये किस केस में बोल दिया था, अजीज भाषा केस में। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये सेंट्रल लेजिस्लेशन से बनी है, इसको क्यों माइनॉरिटी का स्टेटस देंगे। तो इसकी वजह से काफी सारे प्रोटेस्ट भी हुए थे और अमेंडमेंट भी करना पड़ा फिर एएमयू के एक्ट में 1981 में, जिसने इसको यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का स्टेटस दिया। अब ये माइनॉरिटी कीवर्ड क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है? माइनॉरिटी कीवर्ड है ही नहीं, ध्यान रखना, माइनॉरिटी। लेकिन आर्टिकल 13(1) ऑफ इंस्टीट्यूशन में क्या है, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी फंडामेंटल राइट, ठीक है, के पास एस्टेब्लिश करने का अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपनी चॉइस के वो राइट है। और आर्टिकल 30(2) में क्या है कि स्टेट को इंश्योर करना चाहिए इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन ग्रांटिंग एड, अगर वो एड दे रहा है, पैसे वैसे दे रहा है, या फिर उस इंस्टीट्यूट को रिकॉग्नाइज कर रहा है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, तो माइनॉरिटी स्टेटस के लिए। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन काफी ज्यादा ऑटोनॉमी मिलती है इनको। आर्टिकल 15(5) के अकॉर्डिंग वो एग्जेम्प्ट है, उनको रिजर्वेशन भी देने की जरूरत नहीं है। SC ST और जो ये है ना, क्या नाम है, बाकी कैटेगरी का, उनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, बट वो अपनी कम्युनिटी के लिए 50% सीटें रिजर्व कर सकते हैं। फिर जी एक केस हो रहा है TMA पाई फाउंडेशन केस, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्लैरिफाई किया, तो माइनॉरिटी स्टेटस है वो डेटरमाइन किया जाना चाहिए किसके बेस पे, डेमोग्राफिक जो कंपोजिशन है उस स्टेट की, उसके अकॉर्डिंग, किसके ऊपर, डेमोग्राफिक। ठीक है, रेदर देन नेशनल पॉपुलेशन की जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं।
2005 में यूनिवर्सिटी ने कहा कि 50% जो सीट हैं मेडिकल कोर्सेज की वो किसके लिए हैं, सिर्फ मुस्लिम के लिए हैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन इसको फिर से चैलेंज कर दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन तो है ही नहीं अजीज भाषा रूलिंग के अकॉर्डिंग। तो फिर 2006 में 2 बेंचेस की जो जज थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे स्टे लगाया रिजर्वेशन पॉलिसी पे, और केस को कहाँ रेफर कर दिया, 7 बेंच की जो जज थी उनके ऊपर। तो सीजीआई रंजन गोगोई ने क्या बोला, अजीज भाषा केस का क्या किया, उन्होंने रेफरेंस दिया रंजन गोगोई सर ने रिकंसिडर करने के लिए 7 जज, ठीक है। तो मैटर को फिर से स्टे कर दिया गया अक्टूबर 23 तक। अब चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़ जो 15 चीफ जस्टिस थे, अब संजीव खन्ना सर आ चुके हैं 51, उन्होंने 7 जज की बेंच बिठाई। उन्होंने मेजोरिटी से रूल किया 4-3 से कि नहीं यार, ये तो है, इसमें क्या चक्कर है, ये क्या है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, आर्टिकल 30, 30, 31, सॉरी 30, 30 पार्ट 1, ठीक है। तो उन्होंने इसको क्या कर दिया, मतलब कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, ये डिसाइड कर दिया, ठीक है। तो जज ने भी मतलब माइनॉरिटी कम्युनिटी राइट को अपॉइंटमेंट फ्रॉम, तो ये बात अब इनको बता दी। तो जो अजीज भाषा केस की रूलिंग थी उसको क्या कर दिया, ओवरटर्न्ड, चेंज कर दिया टोटली, ठीक है। तो वो लीगल फॉर्मेलिटी के लिए बात कर रही थी, तो इन्होंने कहा ये दोनों तो अलग अलग चीज है, ठीक है। तो मतलब अभी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। Justice can't primarily differ from majority on procedural ground, arguing to judgment Anjuman A. Ramanai versus District Inspector। ये कुछ नहीं, बस यही जजमेंट है। एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन इन प्रिजन, प्रिजन में जो ये काम हो रहा है ना, कि जिस कास्ट का है उसको मान लो स्वीपिंग का है, SC ST है तो उसको स्वीपर का काम दे दो, इसको सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। किससे, सिरे से। तो ये सारे उसके अंदर केस लॉज हैं, इन्होंने बोला है, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन है जो कि मतलब जेल में किए जाते हैं, तो उन सब का इन्होंने केस लॉ वगैरह लिखा है, तो इसको आप देख सकते हो। इंडिया के कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म की बात की गई है। अजरबैजान में वही है, कोप जो है वो 11 से 22 तक चलेगी, बहुत आर्टिकल आएंगे, तो इसमें कुछ है नहीं। अपहोल्डिंग इंटीग्रिटी ऑफ कार्बन क्रेडिट की इंटीग्रिटी अपहोल्ड करनी है, ग्लोबल स्टैंडर्ड से अलाइनमेंट करना है डिस्क्लोजर पे, ठीक है। एक सिस्टम नया डेवलप हुआ, वॉलंटरी कार्बन मार्केट इंटीग्रिटी इनिशिएटिव, ठीक है। टायर्ड सिस्टम है कंपनी के लिए कार्बन क्रेडिट के एक्सेस को वो करने के लिए, प्रॉफिट को, क्लेम को। क्रेडिबिलिटी जो है कार्बन क्रेडिट की, कोई झूठ वूठ तो नहीं बोल रहा, हमने कर दिया ये वो, ठीक है। एक एक टर्मिनोलॉजी आई थी प्री में, अगर किसी को याद है तो कमेंट करना, कि झूठा ऐसे बोल देते हैं कि हमने फॉरेस्ट लगा दिए या क्रेडिट जनरेट कर दिया, ठीक है। अभी मुझे ध्यान नहीं आ रही। तो इंडिया का जो कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म है उसको भी ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रिटी पे ध्यान देना चाहिए, बस यही बात इसमें लिखी है। LAC डिटेंस या फिर क्वेश्चंस, LAC पे सिर्फ 2 जगह ही हमने वो किया है, तो कैसे स्टार्ट हुआ था ये पूरी हिस्ट्री बता रखी है। 2 जगह ही हमने क्या किया है, मतलब बात हुई है, डेमचुक पे और दिप्सांग पे। बाकी जगह पे अभी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ है, और कुछ चीज क्लियर भी नहीं है। चाइना एक्शन की थ्योरीज अलग अलग ही हैं। चाइना की कौन कौन सी पॉलिसी होती है, सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी, सलामी स्लाइसिंग, और एक बैंड वैगनिंग इफेक्ट होता है, डेप ट्रैप डिप्लोमेसी, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या बोला है, नीड फॉर गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंटी की क्यों जरूरत है, न्यू दिल्ली को क्या चाहिए, रिस्टोर करना चाहिए ट्रांसपेरेंटी, फ्यूचर में क्लियर करना चाहिए चाइना के साथ। बातें तो अभी तक क्लियर हुई नहीं, ठीक है। तो जब तक बातें क्लियर नहीं होंगी तब तक चीजें नहीं हो सकती, ठीक है। लद्दाख में भी सोनम वांगचुक ने प्रोटेस्ट किया, ये हमने देखा ही है। SCO बताओ कब बना था,
कास्ट सर्वे करवाएंगे आंध्र प्रदेश में कांग्रेस गवर्नमेंट, सब पॉलिटिक्स है। तो इस तरह से गाइज हमने ये डिस्कस किया। गाइज 11 तारीख का जो न्यूज़पेपर था वो भी देख लेते हैं, आज क्या क्या इंपॉर्टेंट आया था 11 नवंबर वाले में। स्टेट एंड सेंटर फीटर नेट बोरोवर सेलिंग, आर्टिकल 292, मैं बता देता हूँ 292, 293, अच्छे से अगर आता है तो ये आर्टिकल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा आर्टिकल है ये भी। नेशनल माइनॉरिटी, ये वही है जो आज डिस्कस किया हमने, 4-3 से उसको बोल दिया। लेबर का है ये, तो कुछ नहीं है। क्या इंडिया बुढ़ा होने से पहले अमीर हो जाएगा? सेम क्वेश्चन है सबके लिए। पिनाक का सिस्टम को फ्रांस अपने लिए यूज करना चाह रहा है। तो इसमें ना एक ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया था, डजन किल्ड इन इजराइल स्ट्राइक इन लेबनान, वही आपस में लड़ाइयां चल रही हैं इनकी, तो इसी को देख लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 23 में जो नेट बोरोइंग लिमिट है केरला की, उसको क्या कर दिया था, नेट बोरोइंग लिमिट को मतलब कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, ठीक है, कि 3% ऑफ जो जीएसटी भी, जैसे जीडीपी होती है कंट्री लेवल, वैसे ही ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका 3% ही हम उधार ले सकते हैं, ठीक है। ओपन मार्केट लोन, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन लाइबिलिटी सब जगह है, ठीक है। तो किस स्टेट ज्यादा उधार ना ले, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस है जो ऑफ बजट, ऑफ बजट बोरोइंग बताना क्या होती है, हैज बीन एक्सटेंडेड टू कवर सर्टेन बोरोइंग, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, अरे यार, ठीक है, जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें काफी ज्यादा ब्लो है स्टेट की। केरला है अपने एक्सपेंडिचर को मीट ही नहीं कर पा रहा, ठीक है, और वो डेवलपमेंट में वेलफेयर एक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पा रहा, पैसे ही नहीं है। पॉलिटिकल और लीगल कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है, सिचुएशन सेंटर और स्टेट के बीच में खराब हो गया है। केरला ने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसका अरे कहाँ गए, एग्जीक्यूटिव जो पावर है उसका क्या हो रहा है, एनक्रोचमेंट हो रहा है, हड़पी जा रही है, ठीक है। स्टेट आर्टिकल 293 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोरो ले सकता है पैसे, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है। आर्टिकल 293 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू बोरो ऑन द सिक्योरिटी एंड गारंटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड की गारंटी पे उधारे ले सकता है, ठीक है। स्टेट की फिजिकल ऑटोनॉमी गारंटी करती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इलीगली कट कर दिया, इन्होंने कोर्ट में चले गए केरला वाले, ठीक है। फर्स्ट टाइम आर्टिकल 293 की इंटरप्रिटेशन होगी कोर्ट में। बोरोइंग पावर किसमें, चैप्टर 2 पार्ट 12, पार्ट 12 याद कर लेना, 13 में क्या है बताओ। बोरोइंग पावर ऑफ सेंटर एंड स्टेट, आर्टिकल 292 किसके बारे में बोलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना उधार ले सकती है, ठीक है, लेकिन किसके बेस पे लेगी, वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आर्टिकल 293 एम्पावर किसको करता है, स्टेट गवर्नमेंट कितना उधार ले सकते हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, लेकिन किसके कंसोलिडेटेड फंड के बेस पे, स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड के बेस पे, ठीक है। और जो एक्सटेंड है बोरोइंग का वो टाइम टू टाइम एक लॉ जो पार्लियामेंट का स्टेट लेजिस्लेचर का उसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। 293 पार्ट 2 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मे ग्रांट लोन टू एनी सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट टू कंडीशन लेड डाउन दैट एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट अप टू द लिमिट फिक्स्ड बाय 292, जो लिमिट फिक्स की गई है उसी के अकॉर्डिंग लोन प्रोवाइड कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वैसे नहीं, ठीक है। गारंटी भी दे सकती है, अगर रेज करता है स्टेट तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने फंड से कंसोलिडेटेड ऑफ इंडिया से वो गारंटी दे सकती है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है 293 पार्ट 3 गवर्नमेंट के द्वारा। अगर पहले ही स्टेट गवर्नमेंट ने लोन रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वही वापिस नहीं दिया तो बैन कर देगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा। अब पहले वाले तो पैसे कोई उधार देगा नहीं, अब फिर से कैसे दे देंगे। तो जो इस कंटेक्स्ट में जो कंसेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो एसेंशियल है रेज करने के लिए ऐसा लोन। सेंट्रल गवर्नमेंट इज अफोर्डेड
अफोर्डेड ब्रॉड डिस्क्रिशन और कंसेंट, कंसेंट के ऊपर ब्रॉड डिस्क्रिशन है, स्पेसिफाइंग दैट इट मे ग्रांटेड सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीम अप्रोप्रिएट। आर्टिकल 293 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एडोप्टेड फ्रॉम सेक्शन, कहां से लिया गया है ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये आ सकता है। बोरोइंग क्लोज कहां से लिए गए हैं, ये तो लक्ष्मीकांत में भी नहीं है मुझे लग रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो 293 है, ठीक है, तो इनके ऊपर डिबेट भी हुई थी, अंत श्याम आयंगर, ठीक है। इश्यू ऑफ बोरोइंग और लोन, इसके लिए ग्रेट सिक्योरिटी की जरूरत है, हैवी ओब्लिगेशन, ठीक है, इस जनरेशन पे नहीं बल्कि फ्यूचर पे भी, कहीं डुबो ना दे, श्रीलंका वाला हाल ना हो जाए। श्रीलंका का हाल देखा है किसी ने, ठीक है। फाइनेंस कमीशन के लिए भी उन्होंने फिर बोला था, सेक्शन 163 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1934 स्टेट दैट while exercising the power conferred, अगर इसके अंदर regarding consent, फेडरेशन shall not refuse or make unreasonable, हाँ, इन्होंने बोल रखा है कि देखना कि कहीं ऐसे ही नहीं कि आपको पावर तो दे दी, स्टेट वालों को बेचारों को पैसे ही नहीं दो, ठीक है। अगर डिस्प्यूट होता है तो गवर्नर जनरल का डिसीजन फाइनल था उस टाइम पे, ठीक है, बट ये क्लोज एडॉप्ट नहीं किया गया। तो ये सारा चक्कर है, मेन चक्कर है। अब इसमें यही बातें बताई गई हैं बार बार कि इसकी जीडीपी इतने, इसके ये हो गया है, तो मेन चीज क्या है, आर्टिकल और बोरोइंग क्लाज है उस पे है, आप यहाँ से उसको निकाल सकते हो क्या क्या। मेंस में क्वेश्चन आएगा तो जो मतलब क्या क्या इशू आ रहे हैं फिजिकल बोरोइंग में स्टेट्स को, किन वजह से मतलब फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है, सेंटर स्टेट का फेडरल फिजिकल फेडरलिज्म का इशू है, तो इसमें तो गाइस इस तरह से हमने दोनों न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस कर लिए, और आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स।